નમસ્કાર. આ સંયોગ બહુ સુંદર છે કેમ કે સરદાર પટેલને આખો દેશ જ્યારે યાદ કરી રહ્યો છે, એકતા દિવસ તરીકે દિવસ ઉજવાય છે, ત્યારે એ એકતાના મૂળમાં, પાયામાં જે લોકો હતા એ 562 રજવાડાઓ એક સાથે અમદાવાદની ભૂમિ પર છે અને એમાંથી જ એક મેવાડના ડોક્ટર લક્ષ્યરાજસિંહ મેવાડ સાથે આપણે વાત કરીશું અને એમની પાસેથી આ દિવસનું ખાસ તો મહત્વ સમજીને પછી બાકીની બધી વાતો વિસ્તાरથી કરીશું. आपका बहुत स्वागत है सर. बहुत बहुत धन्यवाद. और सबसे पहले तो यही समझना है कि 562 रजवाड़ों का एक साथ मिलना शायद इतने समय के बाद शायद पहली बार हो रहा है कि एक साथ सब मिल रहे हैं रॉयल फैमिलीज. सरदार पटेल को सेंटर में रखा गया है. इस पूरे कार्यक्रम को आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये बड़ी खुशी की बात है और मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आज जो पुरखों की जो सोच रही है उसको एक नमन करने का, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे हमारे पूर्वज हो, इनको जो है वो पूरी तरीके से आज वापस जो है वो याद किया जा रहा है. और एक जब से ये अपनी स्टैचू जो है वो लगी है और सब लोगों को एक छत के नीचे और इस गुजरात की भूमि के ऊपर एकत्रित किया जा रहा है, ये वाकई में एक बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है. आपका मैंने वो लल्लन टॉप वाला इंटरव्यू देखा था और वो इतना विस्तार में था और इतना अच्छा था, तो इतने लाखों लोगों ने देखा. उसके बाद कुछ एक जो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी थी उस वक्त पूछने की, पुरखों के जिस निर्णय के बाद आप सब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, आप खुश है उस निर्णय से जो हुआ उससे? नहीं, बिल्कुल. देखिए, मेवाड़, मैं ये कहना चाहूंगा, खासतौर के ऊपर मेवाड़ के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि लोग इसको सिर्फ 75 साल पहले के सोच से देखते हैं या आजादी के दृष्टिकोण से देखते हैं. मैं लोगों को जो है वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के दौर में एक बार वापस ले जाना चाहूंगा. जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आजादी का जो हमारे को दौर सन 47 के बाद में जो हम लोगों को मिला, हम लोग केवल जो है, और जहां तक निर्णय का सवाल है, मेवाड़ सबसे ज्यादा और अधिक प्रसन्न है इस निर्णय को लेकर और उसके कारण है. और वो कारण कहीं ना कहीं हमारे को उसका रहस्य जो है वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के दौर में भी अपने को नजर आता है. और उस दौर में जब मैं लोगों को ले जाना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ, तो उस समय के लिए जो चीज मेरे दिल दिमाग में आती है और वो ये है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता शब्द को जन्म दिया. और 15वीं शताब्दी के अंदर अगर हम लोगों को स्वतंत्रता के बारे में एहसास हुआ, मालूम हुआ, तो उस दौर में मालूम हुआ. तो मेवाड़ जो है स्वतंत्रता की लड़ाई तब से या उससे पहले से जो है वो लड़ता हुआ आ रहा है. वो हमेशा से ये चाहता था कि उनके लोग और हमारे देश के जो लोग हैं वो हमेशा से ही स्वतंत्र रहें. तो जब लौह पुरुष उदयपुर उनका जो है वो आगमन हुआ, पदार्पण हुआ, और जब उनकी मेरे परदादाश्री से जो है वो बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तब उस बातचीत के अंदर और मुलाकात के अंदर कहा भी ये गया था कि इसके अंदर जब पूछा गया कि मेवाड़ का क्या निर्णय है, तो कहा भी ये गया कि निर्णय कैसा, क्योंकि ये निर्णय पुरखे पहले ही ले चुके थे. तो हमारे लिए तो सिर्फ उस चीज को आगे बढ़ाने की जो थी वो बात थी. और उसके अंदर जो खुशी हम लोगों को मिली, आजाद हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो जुड़ने का जो एक स्वप्न हमारे पुरखों का था, वो सन 47 के अंदर जाकर जो है वो पूरा हुआ. और उसके बाद इंदिरा गांधी का जब दौर आया और उसके बाद जब निर्णय लिए गए रजवाड़ों को लेकर, उसको आप किस दृष्टि से देखते? वो होना चाहिए था उस वक्त? अब देखिए, सरकार जो है, कोई अगर किसी चीज का वादा किया जाए, अगर किसी चीज के ऊपर चर्चा की जाए या बात की जाए, अब वो बात जबान की है और उस जबान के ऊपर मैं क्या कहूँ या क्या ना कहूँ, वो वैसे ही जो है वो एक जग जाहिर सी जो है वो बात है. और चुनौतियां जो है हर दौर का एक हिस्सा रही हैं. चढ़ाव उतार जो है वो हर मनुष्य के, हर व्यक्ति के जो है जीवन का एक हिस्सा रही है. तो हम उस समय को भी उसी प्रकार से एक उतार चढ़ाव के तौर के ऊपर ही जो है हम लोग देखते हैं. और मेवाड़ ने हमेशा चुनौतियों से जो है पिछले 1500 वर्ष के इतिहास के अंदर चुनौतियों से जो है वो मुकाबला करने का काम किया है और उसके साथ साथ अपने जीवन को भी जीने का काम किया है. तो वो भी ये भी एक दौर था, ये भी एक पन्ना था, ये भी जो है वो एक जुमला, एक लकीर, एक जो एक लाइन थी उस दौर के अंदर हमारे लिए भी, उसको भी जो है वो बखूबी उस दौर के अंदर, उस जमाने के अंदर जिस तरीके से जो है वो झेला जा सकता था, उनसे जो किया जा सकता था वो किया गया. और आज उस चीज से भी उभर कर जो है हम लोग बाहर निकले. महाराणा प्रताप के रेफरेंस में जब आपको देखते हैं तो आप उनके जब वारिस हैं, तो बहुत सारी अपेक्षाएं ना सिर्फ मेवाड़ की, पूरे देश की होती है उस दृष्टि से देखने की. आपको लगता है कि वो जिम्मेदारियों का बोझ हमेशा रहता है, आप जब भी कहीं पर भी जाते हैं? मैं उसे बोझ नहीं, एहसास जरूर कहूंगा. देखिए, अगर वो बोझ हो जाएगा तो उसके तले व्यक्ति जो है वो दब जाएगा और ना अपने लक्ष्य पे काम कर पाएगा, ना उस पर राज कर पाएगा. तो वो जो है वो ये जिम्मेदारी जो है, इसका एहसास हर पल जो है व्यक्ति को होना चाहिए. और हम इस सोच के साथ में एक बात और कहते हैं कि जहां तक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का सवाल है, उनका रक्त हमारे रगों में जरूर बहता है, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वो केवल किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के ही नहीं है, वो अपितु पूरे देश के हैं. जो उनकी सोच को मानना चाहे, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहे, वो हमारे संपूर्ण देश के हैं. और उसके अलावा भी बाहर अगर उनकी सोच को कोई मानना चाहे तो वो उनके भी हैं.
तो जो है इन चीजों को लेकर हमारे सबके भीतर, हर भारतवासी के भीतर एक जिम्मेदारी का एहसास जरूर होना चाहिए हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर, हमारे मूल्यों के प्रति। तब जाकर हम आने वाले समय के अंदर हमारे देश को कहीं ना कहीं जो है वो स्थापित कर पाएंगे। आए दिन डिबेट एक चलती रहती है, राजाशाही वर्सेस लोकशाही के बीच में कंपैरिजन। दो तरीके से तर्क उभर कर सामने आते हैं। एक पॉजिटिव वाला तर्क कि जब आप रास्ते पे जाते हैं और गड्ढे पड़ जाते हैं या कहीं पे ब्रिज टूट जाता है, इमारतें रह जाती है, तो आप कभी भी ये सोचते हैं कि जो लोग महाराणा प्रताप या शिवाजी की बात करते रहते हैं उनके जैसी इमारतें भी नहीं बना पाते कभी? नहीं, देखिए, मैं ये कहूंगा कि आज भी जो है इमारतों का कुछ काम जो हो रहा है देश और दुनिया के अंदर बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। त्रुटियां होती जरूर हैं और कोई उसको, मेरा ये मानना है कि कोई इन चीजों को जानबूझ के नहीं करता है, और ये कई बार त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं जो कई बार महंगी पड़ती हैं, कई बार भारी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले के दौर में कभी कोई त्रुटियां नहीं हुई होंगी, वो जरूर हुई होंगी। उस जमाने में मीडिया का इतना बड़ा दौर नहीं था, सूचनाओं का इतना बड़ा दौर नहीं था। अब जानकारी जो है एक से दूसरे तक बहुत ही आसानी से जो है वो है जो पहुंच जाती है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जिस कार्य को किया जाए, जिस काम को किया जाए, पूरी शिद्दत से किया जाए, पूरे मन से जो है वो किया जाए। और हम लोग हमेशा जो है वो स्वतंत्र होने के प्रति ही मेवाड़ ने अपनी नींव और अपनी सोच को रखा है। दूसरा तर्क आता है कि राजाशाही के दौर में महल बहुत बड़े बने, इतना आलीशान और भव्य उनका जीवन था, लेकिन जो प्रजा थी वो उतनी खुश नहीं थी, या फिर उनको भी बहुत सारी दिक्कतें थी। आप उस तर्क को कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा और बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा आपने। मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक महलों का सवाल है, वहां पर कोई भी कभी भी एक व्यक्ति विशेष नहीं रहता था। तो ये जो एक भ्रमित करने वाली सोच जो लोगों तक जाती है कि इतना बड़ा महल बना है और उसके अंदर एक आदमी रहता है, ऐसा नहीं है। और ये जो महल जब बने गए थे तब इसके अंदर हजारों लाखों लोग, पशुओं तक की भी इंतजाम जो है वो किए जाते थे। एक पूरा के पूरा शहर जो है इन महलों के अंदर जो है वो बसाया जाता था। तो बिल्कुल इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि कुछ जगहों के ऊपर जो है वो प्रजाएं राजी नहीं होती थी और कुछ जगहों पे होती थी। ऐसा तो था नहीं कि सभी जगहों पे नाराजगी थी या सभी जगहों पे खुशी थी। पर जहां तक हम मूल मेवाड़ की हम बात करें तो हमेशा से अगर हम इस चीज को देखा तो मेवाड़ हमेशा से हर व्यक्ति के साथ में मिलजुल कर रहा है। चाहे वो हमारे वहां कर प्रदेश के जो अन्य दूसरे जो लोग हों वो, या अन्य दूसरे और कोई लोग हों, उनके सभी के साथ में मेवाड़ हमेशा से मिलजुल कर जो है वो रहा है। और पशुओं का भी इसके अंदर खास तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा उदाहरण भी जो है वो निकल कर और उभर कर आता है। जब हम उन जगहों को जाकर देखते हैं तो उनके जो इंतजाम थे, उनके खाने रखने की जो जगह थी, उनके घास को रखने की जो जगह थी, उनके लिए भी बाकायदा जो है वो इमारतें जो है वो बनाई गई। सेना को, सैनिकों को, हथियारों को रखने की जो एक जगह थी, उनके लिए भी जो है वो बाकायदा जो है वो जगहों को जो है उस हिसाब से जो है वो बनाया गया। कला के प्रेमी होने के कारण जो कलाकार थे उनको जगहें जो है वो दी गई, जिससे कि वो अपने कला को अच्छी तरह से जो है वो उभार पाए। संगीत को लेकर जो है वो जगहें दी गई। तो ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि केवल ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, पूरे के पूरे शहर, पूरे के पूरे देश प्रदेश को चलाने के लिए एक व्यवस्था की जो एक आवश्यकता होती है वो उस चीज के लिए जो है वो चीज की गई थी, जो आज की तारीख में 21वीं सदी में भी अपने धरोहर को, अपने देश को चलाने के लिए इन चीजों को आज भी जो है उसी सोच के साथ में आगे बढ़ाया जाता है। राजाशाही जब हट रही थी, निकल रही थी, तब ऐसा कहा जाता था बार बार कि हम चाहते हैं कि सिर्फ राजा का बेटा राजा क्यों बने और सब लोगों के बीच में सत्ता जाए, शासन जाए। 75 साल के बाद देखते हैं कि नेता का बेटा तो नेता बनता ही है। वो एक उसमें अलग तरीके से राजाशाही ही उसे कहेंगे हम। प्रजा जो है वो आज भी आपको जब देखती है तो वो आपको उदयपुर के राजा के तौर पे या उस तौर पे, उस दृष्टि से देखती है। नेता का बेटा नेता और राजा का बेटा राजा, इस दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, इसके अंदर जो है, जहां तक मैं वापस पुनः जो है वो मेवाड़ की ही मैं बात कर सकता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक मेवाड़ का सवाल है, मेवाड़ ने हमेशा एक वंशधर की परंपरा का निर्वाह किया है, जो वंश को आगे चलाने के लिए सक्षम हो, जो काबिलियत रखता हो। जिस व्यक्ति के अंदर काबिलियत होगी उसी को जो है वो वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। तो ये जो एक सोच है, ये मेवाड़ के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मतलब जो है वो हमारी रगों के अंदर जो है वो बहती है। और 1500 साल से मेरे पिताश्री जो है वो 76वें उत्तराधिकारी है। तो आज की तारीख में ये अगर इतनी लंबी अगर एक सफर जो है वो चलता हुआ आ रहा है 1500 साल का, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोच किसी ना किसी की सही तो रही होगी, जिसकी वजह से जो है ये चीज जो है वो चलती हुई आ रही है। और जहां तक आप बात करते हैं चुनावों की या इन चीजों को लेकर, अगर किसी को देश अगर पसंद कर रही है या जनता उसकी पसंद कर रही है और उनको चुन कर लेकर आ रही है, तो उसमें हमारे को हर्ज क्या है? अगर वो नहीं लाएगी चुनकर तो वो सामने आ जाएगा।
अब इसके अंदर ये उंगली उठाना या कहना कि किसी का बेटा है, तो अब किसी का बेटा होना कोई गुनाह तो नहीं हो गया। और उसको जो है क्यों इस दृष्टिकोण से है, जो देखा जाए जनता अगर उनको स्वीकार करेगी तो जिताएगी, और जनता अगर नहीं स्वीकार करेगी तो वो उस चीज के अंदर जो है जीत कर या सक्षम होकर वो आगे नहीं आ पाएंगे, तो वो चीज अपने आप ही वैसे जो है उसका निर्णय हो जाएगा। और तो ये एक सोच है जो हमको सबको जो है समझनी पड़ेगी। केवल एक धारणा से या फिल्मों के माध्यम से जो है लोग एक अपने दिल दिमाग में आत्मा में एक छवि बना लेते हैं, और देखिए अंतिम में पांचों उंगलियां समान नहीं होती, पर जब उसको बंद करते हैं तो सब एक साथ हो जाती हैं, और तब जाकर कहीं ना कहीं मुट्ठी बनती है। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को हमारी खुद की सोच से, ईर्ष्या से या लालच से थोड़ा सा ऊपर उठकर एकत्रित होने का समय है। और आज का दौर और आज का जो ये सम्मेलन है, ये भी इसी सोच को जो है वो लेकर है। जो काबिल व्यक्ति हो, जिनके अंदर जो है वो हुनर हो, और जो एक जुझारूपन, कर्मठता जो है अपने दिल दिमाग और आत्मा में जो रखते हैं, उनको जो है उन प्रतिभाओं को आगे लाने की और सहयोग करने की हम लोगों को आवश्यकता है। आखिरी सवाल कि मेवाड़ की जनता की भी कुछ उम्मीदें होंगी आपसे। बहुत सारे लोग रॉयल फैमिली से पॉलिटिक्स में आए, आप कब जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इसका हमेशा से एक ही मैं जवाब जो है वो देता हूँ, ये है कि हम लोग अरसों से, सदियों से, पीढ़ियों से जो है मेवाड़ की सेवा करते हुए आ रहे हैं, और मेवाड़ की सेवा आज भी कर रहे हैं, और मेवाड़ की सेवा जो है आने वाले समय के अंदर भी करते रहेंगे। और जब तक जो है वो मेवाड़ के लोगों ने और प्रदेश के लोगों ने और अन्य जो है वो देश के लोगों ने जो है अपने दिलों के अंदर घर दे रखा है, इससे बड़ा घर और इससे अच्छी जगह जो है और इससे अच्छा स्थान जो है हमको मिल नहीं सकता। और जहाँ तक सेवा का सवाल है, ये सिलसिला मेरे पुरखे करते हुए आए हैं, तो मैं बिल्कुल इसको जो है वो सलाखों के ऊपर इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा, और उम्मीद यही करूंगा कि जो आने वाली पीढ़ी होगी वह भी इसी परंपरा का इसी तरीके से निर्वाह करती रहेगी। एक और सवाल जोड़ दे रही हूँ, जातिवाद को लेकर आए दिन बहुत सारी चर्चाएं होती है। राजस्थान में जितना वहाँ पर चुनावों में देखने को मिलता है, बाकी स्टेट्स में भी उतना ही देखने को मिलता है। आप उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक जाति का सवाल है, इन सारी चीज़ों का सवाल है, आज की तारीख में इन चीज़ों से उभरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे को, हमारे समाज को और आने वाली भावी पीढ़ी को शिक्षित करने की आवश्यकता है। देखिए, हम मूलभूत समस्या को नहीं पकड़ना चाहते, हम सिर्फ जो हादसा हुआ उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। तो केवल हादसा के ऊपर चर्चा करने से हम लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग जब तक हमारे पूरे समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, मतलब इसके अंदर पीढ़ियां लगेंगी। अगर आज की तारीख में हम लोग इसीलिए मैं ये कहता हूँ, अन्य जगहों के ऊपर मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर कोई अन्य दूसरे कोई व्यवसाय के लोग अगर कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, तो उनका जो एक हिस्से का जो असर पड़ता है वो बहुत कम लोगों के ऊपर पड़ता है। पर अगर एक शिक्षक अगर अपनी खेप को अगर सही तरीके से शिक्षित नहीं करता है ना, तो आने वाली पूरी पीढ़ी के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। तो ये जो हादसे हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे को हमारे घरों के अंदर झांकने की आवश्यकता है, हमारे संस्कारों के अंदर पुनः एक बार जो है हम लोगों को देखने की जो है वो आवश्यकता है कि हम लोग आज की तारीख में अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दे रहे हैं, और हम लोग क्या उन चीज़ों को ये सोच रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत ही बैकवर्ड है, और इस चीज़ के अंदर तो ये जो है वो हमारे को करने की आवश्यकता नहीं, और हम पश्चिम की तरफ दौड़ रहे हैं, उधर से हम लोग सीखना चाहते हैं जहाँ सूर्य भी अस्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत सख्त आवश्यकता है। और मैं ये नहीं कहता कि 21वीं सदी के अंदर जो है तकनीक की आवश्यकता नहीं, तकनीक की बहुत सख्त आवश्यकता है, पर तकनीक की गुलामी कर देना और उसके अधीन हो जाना और बाकी सारी परंपराओं को जो है भूल जाना, और जो है वो हमारे माता पिताओं को भूल जाना, हमारे बड़े बुजुर्गों को भूल जाना, हमारी संस्कृति को कोने में कर देना, ये इस तरीके से जो है वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इतने हजारों वर्षों से अगर हमारा देश अगर किसी चीज के ऊपर स्थिर रहा है, तो वो अपनी संस्कृति के ऊपर स्थिर रहा है। तो ये हादसे तब रुकेंगे जब हम आने वाले समय के अंदर हमारी अभी वर्तमान की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को सही तरीके से शिक्षित देंगे, और उसके अलावा सही संस्कार हम लोग उनके अंदर डालेंगे। धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्य सिंह। बहुत बहुत नमस्कार।